अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान आज की बैठक के साथ। नाज़रीन, बैठक पिछले 2 साल से जारी है। इसके मेहमान कभी कई कई महीने आते रहे और कभी वो मेहमान तब्दील हुए। हमारी बैठक में आज के मेहमान भी बहुत दूर से आए हुए मेहमान हैं, शहर इक़्तिदार से आए हुए मेहमान, इस्लामाबाद से आए हुए मेहमान। और हमारे ये मेहमान कराची में जो कुछ दिनों के लिए तशरीफ़ लाए, आज हमने उन्हें एक ख़ास एक मख़सूस मकसद के तहत यहाँ बुलाया है ताकि कुछ ऐसी बातें की जाएँ जो आज के दौर का एक बहुत हॉट टॉपिक हैं। पॉलिटिक्स से अलग हटते हुए, समाजियात से अलग हटते हुए आज हम बात करेंगे बैठक में इस्लामिक फ़ाइनांस की, उससे मुल्हिका इशूज़ की, उसके साथ चलने वाले मसाइल की। मेरे आज के पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल रब ख़ान साहब। अब्दुल रब ख़ान साहब बहुत सीज़न्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 25 साल से इस प्रोफेशन में हैं, मुख्तलिफ़ इंटरनल ऑडिटर हैं, मुख्तलिफ़ और काम अब जनाब अब्दुल रब साहब करते हैं, समाजियात के ऊपर काम करते हैं, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है। इस तरह से बैठक में आने वाले आज तक के शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेहमान हैं। ये मेरे लिए और आज की बैठक के लिए खुशकिस्मती है कि जनाब अब्दुल रब साहब यहाँ मौजूद रहे। जी शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब सैयद अब्दुल राफ़े अतहर साहब। आपने MBA किया, इस्लामिक फ़ाइनांस, इस्लामिक मैनेजमेंट और इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हैं। एक हम सब की खुसूसियत ये है कि हम इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। RCIB में उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको सपोर्ट देते हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से और मुख्तलिफ़ दीगर चीज़ों में। अब्दुल राफ़े साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब्दुल राफ़े साहब, बातों का आगाज़ आपसे। कहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ किया, कैसे किया, क्या क्या किया और इतनी सारी डिग्रियाँ और ये सारी चीज़ें जो हासिल की, ये इतनी छोटी सी उम्र में लगता नहीं है आपको देख कर के इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे हमारे यानी वालिदैन की दुआ और मेहनत, और चूँकि मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उनके ज़रिए हमारे घर में कंप्यूटर बहुत शुरू में आया हुआ था, तो कंप्यूटर से शगफ़ और फिर ये कि उसका इस्तेमाल, इससे बड़े फ़वाइद होते हैं। तो इस चीज़ की वजह से यानी अचीवमेंट या जो भी कहें वो ज़्यादा हुई। फिर ये कि चूँकि हमारा घर का माहौल इस्लामिक था शुरू से ही, तो इस तरफ एक टिल्ट तो रहा, लेकिन दुनियावी जो उलूम हासिल करने होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है फिर वो बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसको सारे दुनियावी उलूम हासिल करने होते हैं। तो दुनियावी उलूम हासिल करने में हम आगे बढ़ते गए। वालिद साहब ने भी चूँकि PhD की हुई थी, तो उनका दिल ये था कि देखो पढ़ाई में अपनी जो है ना वो कमाल तक पहुँचने की कोशिश करो। तो इस कोशिश में ही जो भी डिग्रियाँ इस यानी प्रोफेशन में, ऑडिट के प्रोफेशन में और अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में आई, तो उनको हासिल करने की पूरी कोशिश की और अल्लाह ताला ने फिर वो नसीब में डाली। तो आपका प्रोफेशन तो बड़ा मेटलिस्टिक प्रोफेशन समझा जाता है, बड़ा मादा परस्ताना प्रोफेशन समझा जाता है कि जनाब ये तो घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। जी जी, कि इनका तो मीटर घूमता रहता है और ये कहीं पर भी बैठे हुए हों। देखिए ना, उसमें ये सारे ख्याल, मतलब इस्लाम तो खैर की बात करता है, फैलाने की बात करता है, दौलत की तकसीम की बात करता है, उसमें आप कैसे, मतलब ये कि इसको इस्लामाइज कैसे कर लेते हैं? देखिए ना, इसको मैं आपको बताऊं एक बात बहुत अहम कि जिस कंपनी से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो उसका जो लोगो है या उसका जो एक बहुत बड़ा बज़ वर्ड जो यूज़ करते हैं, तो वो उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर इंटरनेशनली लिखवा रखा है कि वी सेल नथिंग बट टाइम। तो ये वो लोग हैं जो कि वक्त ही अपना बेचते हैं और वक्त ही बेच कर कमाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि एक इस्लामिक ओरिएंटेशन के साथ हमारी जितनी भी यानी ज़िंदगी गुजरी वो एक इस्लामिक ओरिएंटेशन से गुजरी। जब यानी वक्त के साथ साथ ये एहसास बढ़ता गया कि आखिर हम लोग दुनिया में आए हैं तो क्या कर रहे हैं, जब हमारा सब कुछ ये पढ़ना और वो जाकर किसी और चीज़ के लिए यानी हमारी जन्नत के लिए वो ना बन सके एक तोशा, बल्कि हमारे लिए वो कुछ और सामान बने और सिर्फ इस दुनिया में रह जाए, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए और इस चीज़ को समझते हुए फिर उसके अलावा यानी मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मौका मिला कि मैं किसी वजह से बहुत अर्ली स्टेज में किसी एक कमर्शियल टाइप की सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो गया। तो जब सोशल वर्क में इन्वॉल्व हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी अफ़गान क्राइसिस उस वक्त हुआ था, तो उनके लिए बहुत सारा काम करना पड़ा। उसमें यानी ये देखने का मौका मिला कि लोगों की जो लाइफ की मिजरीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और उनको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं और लाइफ में जो उनको
यानी सामने पेश आ रहा है वो उसको किस तरह से नहीं कर पाते पूरा, और फिर दूसरे लोगों को उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ ने जहन में एक खलिश पैदा की कि काम वो होना चाहिए कि जिसमें यानी आपकी दुनिया की भी भलाई हो और आखिरत की भी भलाई हो। मतलब प्रॉफिट हियर एंड हियर आफ्टर, प्रॉफिट हेयर एंड हेयर आफ्टर, मतलब दोनों जगह का सवाब और दोनों जगह का नफा कमाना चाहते हैं आप। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर भी वो कमर्शियल एस्पेक्ट मौजूद रहा नहीं, यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट को हम यहाँ बेशक कम कर दें, यहाँ बेशक हम उसको गिरा दें, लेकिन हम उसका जो सिला है ना वो असल में सिला उखरवी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर भी कुछ ज़िंदगी गुजारनी है, आपको रिटर्न तो चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इसको आप इस पर्सपेक्टिव में ना देखें, क्योंकि अगर आपका पहला मोटिव ये हो जाएगा कि मुझे रिटर्न चाहिए, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका पहला मोटिव ये होगा कि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए बल्कि मुझे फलाह उखरवी चाहिए, तो फिर आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। सारी डायमेंशन तब्दील हो जाएगी, सारी डायमेंशन तब्दील हो जाएगी, ठीक है ना। अब्दुल राफी साहब मैनेजमेंट साइंसेज में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया कराची से, फिर उसके बाद इस्लामाबाद तशरीफ ले गए, फिर उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की ट्रेनिंग के हवाले से उनको मुख्तलिफ सपोर्ट देनी शुरू की। ये सारा सिलसिला कहाँ से? मैंने भाई आप भी तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, कुछ और करते हैं? मेरे ख्याल में ये वालिदैन की तरबियत ही होती है या उनकी दुआओं का नतीजा होता है, बंदा इधर उधर भटकने से बच जाता है। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ नवाबशाह के इल्मी घराने से ताल्लुक़ है, जहाँ पे पैसे की कोई रेल पेल नहीं थी, सिर्फ तालीमी हमारा एक असासा था, सिर्फ इल्म का असासा, तालीमी हमारे पास असासा थी, और बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने तालीम हासिल की। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हार्डशिप्स मेरे पेरेंट्स ने देखी थी पाकिस्तान माइग्रेट करने के बाद, वो मेरे ज़हन में हमेशा रहती थी, और अभी भी मैं फ़ील करता हूँ कि सब लोग ही फील करते होंगे ये कि वालिदैन को अपने बच्चों की सक्सेस जो भी छोटी मोटी ज़रूर देखनी चाहिए। इससे उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन औलाद को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि वालिदैन ने जो पौधा लगाया था, उसमें जो सेंचा था, उसने थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लेन निकाल दी हैं। और जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, कॉमर्स लाइन मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं की थी, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि जिस फील्ड के हम लोग होते हैं वो फील्ड हमें नहीं मिलती। बाई चांस चले जाए तो चले जाएं, वरना पौधा कहीं का होता है, लगा हुआ कहीं होता है। तो मेरा ताल्लुक़ नवाबशाह से है, तो जो बड़ी बहनों को और बड़े भाई हैं उनको ध्यान में था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी, तो कॉमर्स इसको करवाएंगे। तो लेकिन कॉमर्स के मौके पे, जिस तरह आपसे मैंने पहले भी चीज़ शेयर की थी, वालिदैन ने कंडीशन डाल दी थी तुम कॉमर्स साइड पर जाओगे तो सूद खाओगे। तो ये मैंने उनसे उस वक्त ही छोटी एज में शऊरी तौर पर कमिटमेंट की थी उनसे कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करूँगा। इस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी और बचत भी सवारिस रखी कि मैं सूदी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये एक अच्छी फर्म है कराची की, सिद्धार्थ हैदर पहले नाम था, और मैं बहुत ममनून हूँ बशीर जुम्मा साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है उनका चीज़ की फर्म में 4 साल स्पेंड किए, और काफ़ी उनका उस वक्त तक इस्लामी और सवाल से काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है हम लोगों की लाइफ के ऊपर, और इस लिहाज से मैं उनको अपना मुरब्बी भी मानता हूँ। उसके बाद इस्लामाबाद कराची यहाँ पे जो मुझे जॉब मिली उसमें मैं एज ए इंटरनल ऑडिटर था, तो इसमें भी वो ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो फिर मुझे प्रोमोट करके उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी ने नॉर्थ रीजन का फाइनेंस मैनेजर बना के भेज दिया था। तो बस वहाँ पर 7-8 साल गुजारे, फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया। ये जो मेरे साथ बैठे हुए अब्दुल रफ़ साहब, इनका भी मेरी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। इनके साथ काफ़ी इन्होंने इस ज़माने की ऊँच नीच दिखाई भी है और ऊँच नीच से बचाया भी है। इनके साथ इंगेज हुआ, फिर रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया, रिफ़ा सेंटर ऑफ इस्लामिक बिज़नेस। इसके पीछे मोटिव ये था कि हम जो इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं, जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स प्योरली इस्लामिक थॉट्स वाले ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं ला सकते। इस कॉन्सेप्ट को चीज़ को लेते हुए एक सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की, और इत्तफाक से हमें जो पहला बैच इनटेक हुई उसमें ज़्यादातर उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम आए, जिन्होंने शहादत आलमिया किया था, इक्विवेलेंट टू 14 ईयर्स एजुकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो उनके साथ इंटरेक्शन करके बहुत मेरी ज़ात को भी बहुत फ़ायदा हुआ और उन्हें भी हुआ, क्योंकि हम उनको बिज़नेस एस्पेक्ट से चीज़ें समझाते थे, बताते थे, वो उसको शरीयत या अहादीस की नज़र से देखते थे। तो वो जो क्लास में
इंटरैक्टिव सेशन चलते थे कि हम जो बात कर रहे हैं वो उसको रद्द करते हैं तो उसके अंदर हदीस ढूंढ के ला रहे थे चीज़। तो ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा मेरी लाइफ के अंदर। दीन और दुनिया का एक हसीन इम्तिजाज बन गया है ये। और ऐसा भी हुआ कि जनाब आप चीज़ों को दुनिया की नज़र से देखते रहे और वो दीन की नज़र से देखते रहे। शकील साहब, इसमें ना बेसिकली हम सब मुसलमान घराने से हैं और थोड़ी सी वैल्यूज़ भी इस्लामिक थी, तो चीज़ें तो मुझे सारी मालूम थी, लेकिन उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट, किस तरह करना है, ये थॉट भी मौजूद थी। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस करना शुरू की तो उस वक्त शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस, कोई वो चीज़ मादब परस्त दुनिया जो है उनको थोड़ी गाइडेंस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया दिया जाए। अब ये नहीं कि हमने कोई नया काम स्टार्ट किया था रिफा RCIB ने, और लोग भी कर रहे थे लेकिन कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो रही थी। और जिस तरह वो कहा गया कि हर शख्स ने अपने हिस्से का बूंद से पानी गिराना है, बिल्कुल अपने हिस्से का काम करना है, तो वो चीज़ है उस वाले से बस थोड़ी बहुत चीज़ें कहीं। अब्दुल रब साहब, इस्लामाबाद से कराची आना हुआ आपका, ये कुछ खास मकासद के तहत आना हुआ है, कोई स्पेशल इवेंट है, या किस मकसद के लिए इस मरतबा बड़े दिनों के बाद आप कराची तशरीफ लाए? काफ़ी अर्से कराची में रहा हूँ तो कराची की गलियों से पुरानी वाक़फियत तो बहुत है, लेकिन अब आप लोगों ने तब्दीली बड़ी कर ली है, बड़ी जगहों पर जो है ना वो वन वे बना दिए हैं और इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें जिससे कि मुझे रास्ता ढूंढने में दुश्वारी होती है। लेकिन बहरहाल अभी बहुत सालों बाद राह के स्टूडियो तक पहुंच गए आप, सही राह पे, राह हक तक तो पहुंच गए। तो असल में ये यानी 5-6 महीने पहले या तकरीबन 1 साल पहले कुछ हम लोगों और कुछ और लोगों ने हमने ये देखा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमने जैसे बात हुई थी हमारी कि हमने पढ़ लिख तो लिया बहुत, वालिदैन ने तरबियत भी बड़ी अच्छी कर दी, हम बड़े इस्लाम की तरफ माइल भी हो गए, अपनी तरफ से बड़े हमने अच्छी हरकतें भी शुरू कर दी, लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन है या जो हमारा इम्पैक्ट होना चाहिए एक माशरे के ऊपर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के ऊपर हम यानी 1-1.5 साल से तशवीश में मुब्तला थे और इसको अपनी तरफ से हल करने की कोशिश करते थे कि किस तरह इसको हल करें। तो इसमें हमें मौका मिला, यानी राफ़े भाई भी हमारे साथ ही थे, इन्होंने RCIB में काफ़ी सारा जाकर वहाँ पर काम अंजाम दिया। मेरा भी यानी कुछ सिलसिला इससे ज़्यादा मिलता जुलता तो नहीं था, लेकिन सोशल साइड पर और इस तरह से वर्क करने की वजह से यानी एक जो दूसरी तरीके से किसी इंसान के दिल में दूसरे इंसानों का दर्द पैदा हो जाता है, तो ये सारी बातें कुछ और थीं। तो हमने इस बिना पर मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें हम जो है ना वो यानी कोई ठीक बात लोगों को बता सकें। तो इसलिए हमने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक यानी ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी और उसका नाम रखा हिदाया के नाम पर, उसका हिदाया से नाम शुरू किया। अच्छा। और इस्लामिक बिज़नेस की सपोर्ट के लिए सर्विसेज शुरू की कि अच्छा। जो लोग इस्लामिक बिज़नेस करना चाहें तो हम उन्हें किस तरह से सपोर्ट करें कि वो बेहतर से बेहतर और शरिया से बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करते हुए इस्लामिक बिज़नेस कर सकें। तो इसमें चूँकि यानी मेरा शरिया से कंप्लायंस का इतना ताल्लुक़ तो नहीं था, लेकिन हमें राफ़े भाई का साथ हासिल हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं मुफ्तियान के साथ और उनके साथ बैठा हूँ और उनसे इस बिना पर डायलॉग करता रहा हूँ। मुझे भी दरमियान में इन्होंने कुछ मौका दिया, लेकिन मैंने मुफ्तियान को सिर्फ कमर्शियल आस्पेक्ट की चीज़ें पढ़ाई, यानी इनकी RCIB में कुछ 1-2 क्लासें मैंने भी ली, लेकिन वो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट की चीज़ें, मसलन सपोज उनको मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कुछ इंटरनल ऑडिट, हाँ, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मेरी क्लासों में कोई यानी एज सच समझ लें कि हदीसों और यानी कुरान की आयतों का बहुत ज़्यादा अमल दखल ना हो सका। ये जो कुछ और उनको पढ़ाते रहे उसमें तो इन बातों का बड़ा दखल था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने कहा कि हमने कोई ऐसा काम करना है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिससे कि हम लोगों को इस्लामिक बिज़नेस करने का, इस्लामिक फ़ाइनेंस हासिल करने का, इस्लाम से मुताल्लिक़ काम करने का, यानी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा अमल दखल अगर हम देखें तो इकनॉमिक्स का है या फाइनेंस का है। तो अगर ये इकनॉमिक्स और फाइनेंस के दायरे जो है ना वो अगर उसकी ज़िंदगी में इस्लाम से खाली होंगे तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ नमाज पढ़ने और नमाज़ों के साथ मसलन यानी इबादत करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, मामलात ख़त्म हो जाएंगे। और मामलात का सबसे बड़ा दायरा जो है ना वो इकनॉमिक्स या फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर हम सब लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा और आखिरकार हम पहुँचे इस जगह पे कि हमने एक इस्लामिक फ़ाइनेंस की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करनी है। तो उसको अभी हम इस्लामिक फ़ाइनेंस की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करना चाह रहे हैं। उसके लिए 20 और 21 तारीख़ के 2 दिन रखे थे, 20 और 21 जून के, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अब जब बिल्कुल इसका वक्त करीब आया तो
फाइनेंस चूँकि कराची में मुनक़िद हो रही है, कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक़िद हो रही है, तो फिर मैं और राफ़े भाई जो कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और हमारे बाकी साथी यहाँ कराची में रहते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए कि यहाँ आकर हम अपने साथियों को सपोर्ट करें, इनके साथ मिलकर काम करें, जो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी हैं अभी तक उनको मुकम्मल करते हुए इस कॉन्फ्रेंस को एक अच्छी तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएँ। सैयद अब्दुल राफ़ी अतहर साहब, अब्दुल रब साहब ने मुफ्तियान कराम को, उलमाए कराम को मैथमेटिक्स पर और इस पर लेक्चर दिए, आपका बड़ा इंटरेक्शन रहता है। इस तबके में तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़े इख्तलाफात हैं, हर चीज़ के बारे में इख्तलाफात करने वाले लोग इस तबके में मौजूद होते हैं। ऐसा आपका तजर्बा कैसा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये मिसकॉन्सेप्शन है उलमा कराम के बारे में और दीनी मदारिस के तलबा के बारे में। जितने मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज ये हमारे दीनी मदारिस के तलबा हैं, मेरे ख्याल में हमारे ये कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के भी नहीं हैं। बस मसला ये है कि आँख का मामला है, आँख किस तरह चीज़ को देखती है और दिखाना चाहती है। और एक हमारा अलमिया और भी है कि हम मस्जिद के इमाम से फतवे की बात करते हैं। ये पूछिए समझिए बगैर कि जो मस्जिद का इमाम है वो आलिम है, मुफ्ती है, क्या है? आप हम तो उसको आलिम मुफ्ती सब कुछ समझते हैं। गलती है आपकी। हमारे मस्जिद का इमाम एक खाली कारी भी हो सकता है, हाफिज़ भी हो सकता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है पहले अगर हम कोई फतवा कोई इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, पहले सामने वाले को चेक तो करें जो हमारे मस्जिद का इमाम है। पता चला हमारा जो मस्जिद का इमाम है वो एक हाफिज़ कुरान कारी और मुफ्ती नहीं है, तो हमें मुफ्ती वाली बात कारी से नहीं करनी चाहिए। एक कारी ने अपनी अकल की समझ बूझ से जो आपको जवाब दे दिया है, उसकी बेस पे डेफिनेटली एक आलिम दीन जो मुफ्ती है उसका इल्म ज़्यादा है, तो वो जो बात करेगा वो ज़्यादा अथेंटिक होगी। उसके मुकाबले में कारी साहब हाफिज़ कम इल्म लगते हैं क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मतलब आप उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ जाएं। हाँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करेंगे तो ये वैलिड है, लेकिन एक बीकॉम पास के बच्चे से, ग्रेजुएट से आप बात करेंगे ये फाइनेंशियल इश्यूज़, तो उस बीकॉम लड़के का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर आपका है कि आप बीकॉम वाले लड़के से चीज़ क्यों पूछ रहे हैं। तो यही हमारा अलमिया है। हम मस्जिद के इमाम से, आम कारी से पूछ के और जो अपने अकल से जो समझ बूझ से जवाब देता है उसके बेस पे तमाम आलिम दीन उनके पीछे। चलिए इसमें एक और बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आप अब्दुल रब साहब ने कहा कि आप एक इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो और कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कराची में, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इस वक्त। मतलब कुछ उलमाए कराम जो हैं इसको जायज़ समझते हैं, कुछ उलमाए कराम इसको नाजायज़ समझते हैं, कुछ इस्लामिक बैंकिंग के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। नहीं, अब तो बहुत चेंज आ गई है और अब तो बहुत सारे जो हमारे इदारे दारुल उलूम और इस तरह के जो हैं वो इस्लामिक फ़ाइनेंस और कन्वेंशनल एजुकेशन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि जो इनके उलमाए कराम क्वालिफाई कर रहे हैं वो साथ में दुनियावी इल्म भी हासिल करें और उनमें बाकायदा ये मैनेजमेंट साइंसेस की और दूसरी कन्वेंशनल एजुकेशन की एजुकेशन दी जा रही है। और उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो मस्जिद से मदरसे से आलिम दीन जो निकले तो उसके पास कुरान इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन का भी हो, ताकि वो ज़्यादा मुफीद शहरी और मुफीद माशरे के लिए बेहतर आदमी साबित हो सके, बेहतर आलिम साबित हो सके, एक बेहतर इंसान साबित हो सके। इस सिलसिले में बहुत सारी जगहों पे बहुत एफर्ट्स हो रही हैं और मैं तो बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में बहुत अच्छा सामने आने वाला है। इस्लामिक बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज आपकी कंपनी का नाम है और ये सेकंड इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो और कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, तो ये क्या पर्टिकुलर मकसद सिर्फ क्या इस कॉन्फ्रेंस में हिदाया को प्रमोट करना है या ये कि हिदाया की एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से एलिब्रेट करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि जनाब हिदाया जो है ये काम करना चाहती है? देखिए, जो हमारी अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है यानी सेकंड इस्लामिक फाइनेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद तो हमने एक जो इस्लामिक फाइनेंस है उसको दुनिया के सामने रखना है, हमने एक शेयरिंग करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है मिलकर, ठीक है ना। ये हमारा इसका एक थीम भी है और ये हमने यानी इसमें बात भी यही करनी है कि हमने इस्लामिक फाइनेंस की जो थीम है उसको शेयर करना है लोगों के साथ जो वहाँ आकर एक्सपो को देखें और जो वहाँ आकर हमारी कॉन्फ्रेंस को सुने। हमने इसके अंदर जो यानी इस्लामिक फाइनेंस के मुख्तलिफ मोड अभी हमने कोशिश की है जिनको प्रैक्टिस करने की, यानी उसमें सिर्फ हम शामिल नहीं हैं बल्कि हम तो एक सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ बैंक्स और मुख्तलिफ और इदारे जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी जो शेयरिंग है उनको हमने
अवेयरनेस में डालकर और लोगों को दिखाना है कि ये चीज़ है जो कि इस्लामिक फाइनेंस के फ्रंट पर। लेकिन और लोग आम आदमी तो कह रहा है कि कान इधर से पकड़ो एक ही बात है, ये भी वही है ये भी वही है, दोनों ये सब सिर्फ लेबल चेंज कर दिए हैं आपने। इस बात का अगर मैं जवाब देना चाहूँ, जी जी ये बहुत दो भी अगर अब्दुल रब साहब इजाजत दें। वहाँ अभी रिसेंटली मेरी एक अभी इस्लामिक डिवीज़न के बैंक के हेड से मुलाकात हो रही थी। यही इश्यूज़ हैं जिनको आम पब्लिक तक पहुंचाना है। ये मिसकंसेप्ट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस प्योरली सेपरेट है और प्योरली कन्वेंशनल के कदम ब कदम चला के इस्टेब्लिश हो रही है। और इसमें जो एक मिसकंसेप्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट है इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से या इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, नहीं, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं तो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, एक ही बात है, लेबल चेंज कर दिया है, जो लोग ये बात सिर्फ इस्लामी का नाम लगा दिया है। जो लोग ये बात करते हैं उनको इस्लामिक फाइनेंस का इल्म नहीं है, उनको पढ़े बगैर समझे बगैर बात किए तो कमेंट्स कोई भी बंदा दे सकता है। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आप हमारे किसी दोस्त से बात करेंगे जिसको पता ही नहीं इस्लामिक फाइनेंस का, तो वो तो यही बोलेगा यार कहाँ नज़र से पकड़ो। असल बात वही है, ह्यूमन रिसोर्स। इस्लामिक फाइनेंस को, दीन को आप दिल से चीज़ करने की कोशिश करें कि मैं इसमें कंट्रीब्यूशन चाह रहा हूँ, इस्लामिक फाइनेंस का, इस्लामिक बिजनेस ट्रेड का रिवाइवल चाह रहा हूँ, तो आपकी सोच चेंज होगी। वरना तो आप वही बोलते रहेंगे कि यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से पकड़ लो। इसमें और यानी मैं इसकी राफे भाई की बात को थोड़ा सा ऐड करते हुए आगे बढ़ाते हुए कि ये बात यानी हमने मासेस को चेंज करना है, और ये मासेस को चेंज करने का काम जो है ना ये काफ़ी देर में शुरू हुआ। और अगर पाकिस्तान की हम बात करना चाहें तो पाकिस्तान में ये और भी यानी दुनिया के मुकाबले में कुछ ज़्यादा देर में शुरू हुआ। ज़ाहिर है पाकिस्तान में यानी 14 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, और 14 करोड़ लोगों तक एक बात का फौरी तौर पर पहुंच जाना जहां पर के बैंकिंग सर्विसेज खुद ब खुद जो है वो ही पूरे 100% मासेस तक नहीं पहुंची हुई। यानी आज भी मेरी एक स्टेट बैंक के वो उस शख्स से मुलाकात हो रही थी कि जिनका काम है एग्री बिजनेस को सपोर्ट करना स्टेट बैंक की तरफ से, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एग्री बिजनेस की सपोर्ट होनी चाहिए यानी वो इसलिए नहीं हो पा रही कि गांव तक तो बैंकिंग सर्विसेज ही मौजूद नहीं है। बैंकिंग सर्विसेज को गांव तक पहुंचाने के लिए हम क्या काम करें। फिर अगर हम इस पूरे यानी तनाजुर में इस बात को देखें कि ये जो इस्लामिक बिजनेस या इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग का जो काम है वो तो इसके मुकाबले में बिल्कुल नया है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो बैंकिंग की सर्विसेज और बैंक्स वगैरह तो पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन इस्लामिक बैंक और इस्लामिक बैंकों के ऊपर काम की इजाज़त तो मिली 1980 में, और 1980 के बाद इस काम को शुरू किया गया। फिर लोगों ने कुछ सोचना शुरू किया और 1990 और 95 96 के बाद वो वक्त आया कि कुछ लोगों ने इस्लामिक बैंक की ब्रांच खोलने का और उसकी कोई काम करने का फ़ैसला किया। तो पर्टिकुलर आपकी कंपनी इसमें कोई ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट में, इसकी कोई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में भी लोगों की मदद करेगी? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में तो हम लोगों की मदद करने के इतने काबिल खुद नहीं हैं। अच्छा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के हम काबिल हैं, और हमारी कंपनी, हम लोगों का जो ग्रुप है वो इसकी कोशिश करेगा कि हम लोगों को ना सिर्फ ये कि इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करने के तरीक़े बताएं, बल्कि हम यानी जो एक आपको भी ऐसे बताया राफे भाई ने कि RCIB का जो इस्लामिक बिज़नेस का एक बात थी उसको लेकर आगे चलें, और वो लोग जो इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को लेते हैं उनको ये बताएं कि इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना वो सिर्फ एक शोबा है ज़िंदगी है, या आपके बिज़नेस का एक शोबा है। आपने सिर्फ इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर के उनको इस्लामाइज़ करने पर नहीं रुक जाना, बल्कि आपने अपनी बिज़नेस की तमाम प्रैक्टिसेस को, अपने बिज़नेस के मसलन ह्यूमन रिसोर्स को, अपने बिज़नेस के क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने बिज़नेस की एडवर्टीजमेंट को, मतलब ये सारी चीज़ें भी इस्लामाइज करेंगे आप? जी इंशाल्लाह। ये मतलब ये कि एक कंपनी में मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका अदर देन फाइनेंस जो भी चीज़ है, क्या वो भी इस्लामी हो सकती है क्या? देखें, असल बात तो ये है कि जब तक कि कोई बिज़नेस अपने आप को चेंज ना करे, यानी वो ये ना सोचे कि मैंने इस्लाम की और शरिया की कंप्लाइंस पर जाना है। जब वो शरिया की कंप्लाइंस पर जाना चाहेगा तो अभी कुछ देर पहले भी हमारी ये बात हो रही थी कि उसका फिर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। उसका पर्सपेक्टिव यूँ चेंज होगा कि उसका यानी जो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो ये नहीं रहेगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने हैं या प्रॉफिट में इजाफा करना है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मोटिव है वो उसके जहन में नीचे चला जाएगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहेगा, बल्कि
ह्यूमन इंडिकेटर्स को या ह्यूमन वेलफेयर को या उसकी बिज़नेस की जो आउटपुट है उसको वो अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 पर लेकर आएगा कि मेरे बिज़नेस की आउटपुट, मेरे बिज़नेस से जो माशरे को फ़ायदा हो रहा है, मेरे बिज़नेस से जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं बेहतर, और मेरे बिज़नेस जो मुझे सपोर्ट कर रहा है कि मैं शरिया का कंप्लाइंट हो जाऊँ खुद ब खुद, इस चीज़ में इजाफा होगा। और ये हमारा मतमे नज़र है। अब्दुल रब साहब, बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन राफे साहब कहीं इसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है? असल में देखें, हम लोग ना बहैसियत कौम तो ख़ास तौर पर बहैसियत ह्यूमन बहुत जल्दबाज हैं। हम हर चीज़ की रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। बीइंग मुस्लिम, सब 64 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, 64 साल से ही बैंकारी यहाँ पर हो रही है, आप कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट हम जल्दी चाहते हैं? कौमों की ज़िंदगी में 64 साल कुछ नहीं हैसियत रखते। हम अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? अमेरिका से, यूरोप से। आप इनको देखें, 500 साल लगे हैं इनको डेवलप होने में, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान को 500 साल चाहिए होंगे। हमारी गवर्नमेंट, मैं पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाना चाहता, सिंस 48 से नाउ ऑनवर्ड ये पिछली 5 साल जमहूरियत गुजरी है, और जैसी गुजरी है मेरे ख्याल में लोग जमहूरियत को कानों को हाथ लगाना चाहेंगे। लेकिन जमहूरियत ही कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन असल चेंज ना जमहूरियत से नहीं आएगी। असल चेंज दीन इस्लाम से आएगी। दीन इस्लाम को हमने मन हैसुल कौम अपनाना होगा, और दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक या इस्लामिक वेलफेयर तक रहने का काम नहीं है। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमने उसको टुकड़ों में बांटा हुआ है, अदरवाइज़ दीन कंप्लीट है और हर मुसलमान का ईमान है। देखिए, ये हर मुसलमान का ईमान है जो आप बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं कि जनाब इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इस्लामिक एचआर होना चाहिए, इस्लामिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, इस्लामिक फाइनेंस होना चाहिए, ये माशरे में किस जगह नज़र आ रहा है? सर, माशरे में बिट एंड पीसेस में नज़र आ रहा है, और अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो इट डजंट मीन ये नहीं हो सकता। इसमें यानी शकील भाई, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें बात करूं कि सपोज़ किसी यानी कभी अगर आपको गांव की तरफ कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ हो, और किसी अगर काश्तकार ने अपनी यानी फसल डाली हो, तो आप उससे पूछें कि यार तुमने तो फसल डाली थी कल, तो आज अभी तक पौधे नहीं निकले, तो ये क्या है, तुम्हारी फसल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसमें कोई यानी फल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम इसमें पानी भी डालने की कोशिश किए जा रहे हो, और मुझसे भी कह रहे हो कि यार थोड़ा सा यानी मदद करो, कुछ मेरा हाथ बटाओ। तो मैं कैसे करूं, हालांकि कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। ये तो तुम्हारी पता नहीं किधर है, ये यानी बीज किधर हैं, अल्लाह ही जाने, नज़र नहीं आते। तो जब हम किसी बीज को डालते हैं तो वो ज़मीन में कुछ नीचे चला जाता है, और ज़मीन में नीचे जाने के बाद उसको देखना आपके आँख के लिए मुमकिन नहीं होता। तो अभी जो काम हम कर रहे हैं, ये तो बीज डालने वाला काम भी हमने शुरू किया है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बरगुबार और फल आज ही नज़र आ जाए, तो ये इतनी जल्दी मुमकिन तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे सपोज़ यानी RCIB की हमने बार बार बात की, तो RCIB में हमें वो लोग बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो यहाँ पर यानी मेहनत कर रहे हैं, या जिन्होंने पूरा इस्लाम का इल्म तो हासिल किया हुआ है, लेकिन दुनियावी जो इल्म है उसमें वो पीछे थे, इसलिए कि उन्होंने दुनियावी इल्म उस तरीक़े से हासिल नहीं किए थे कि वो बिज़नेस कर सकें। अल्लाह ताला करेगा वो कल को अपने कोई बिज़नेस बनाएंगे और उसको इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर कायम करेंगे। ज़ाहिर है हम ये तो समझते हैं कि उन्हें शुरू में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। अब्दुल राफे साहब, आप भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं। हम इन मुश्किलात से अलग हटते हुए आते हैं आपकी कॉन्फ्रेंस की तरफ, और स्पेशली हिदाया इस्लामिक बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज की तरफ। क्या मुस्तक़बिल देखते हैं आप हिदाया इस्लामिक बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज का और इससे होने वाले काम का? असल में हिदाया इस्लामिक बिज़नेस सपोर्ट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा मानना ये है कि टूल्स, एजुकेशन, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन मेन चीज़ है जिस इंसान को, जिस मुसलमान को चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसमें विलिंगनेस है उसमें या नहीं है। सबसे पहले तो हमें उनका परसेप्शन चेंज करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, उनको बताना होगा। वो आपने भी शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्यों तूने, वो क्या गर्दूं था तो जिसका है टूटा हुआ तारा। हमने उसी की तरफ इसको लेके जाना है। ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं अब्दुल रब भाई हमारी टीम कामयाब हो जाएगी। हम तो थोड़ा सा इनपुट डाल रहे हैं
जो करवाना है काम अल्लाह ने करवाना है। हमने कोशिश की है, लाइक माइंडेड लोगों को किया है, कारवां बनना होगा और अच्छी चीज़ों का कारवां बनता चला जाएगा। बेशक ये एक प्रॉफिट मोटिव के साथ कमर्शियल एस्पेक्ट रखती है, लेकिन जिस तरह अब्दुल रऊफ साहब ने कहा, प्राइम ऑब्जेक्टिव का प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं सिर्फ है। और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि वही बात आएगी, अगर हम किसी से डोनेशन लेंगे तो हमें उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की लेनी है और वो आ चुकी हैं, उसमें ना कोई कमी हो सकती ना ज़्यादती हो सकती है। हमें उसमें कमी बेशी नज़र आती है तो ये हमारा काम इल्म है। तो जो इसके उलूम के माहिर हैं हम उनके पास जाएंगे, उनको बिठाएंगे, बिजनेसमैन और इसको बिठाएंगे, डायलॉग करवाएंगे, पूरी इंडस्ट्री को बिठाएंगे, इंडस्ट्री को बिठाएंगे। और इंडस्ट्री में लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट की तरफ लेके आएंगे। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है उनको उससे आगे का काम ला के देंगे, जी ये काम आपने किया हुआ है, इतना काम इससे आगे काम इन्होंने किया हुआ है, इन दोनों को हम मिला देंगे, एफर्ट की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम खुद पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सके वो तो करेंगे, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को पता हो कि इस काम पे ये साहब भी काम कर रहे हैं, वो इदारा भी कर रहा है, वो भी इदारा कर रहा है। कलेक्टिव एफर्ट की तरफ लेके जाएंगे, काम को जमा करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका इम्पैक्ट जल्दी आ सके। हमारे यहाँ हो ये रहा होता है कि जिस तरह आज आपकी मुलाकात हुई कि वो बंदा उस चीज़ पे काम कर रहा है और एंड ऑफ द डे उसको पता है यहाँ तक तो यार मिस्टर सलमान साहब ने भी काम किया हुआ था। अगर उस बंदे को पता चल जाता कि जहाँ सलमान साहब का काम, उसको मिसाल दे रहा हूँ मैं, वो सामने आ जाता है तो वो उनसे मिलकर उसे आगे स्टार्ट करता, तो वो चीज़ सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने वाली चीज़ है। हमारा अलमिया ये है कि एक तो हम बटे हुए भी हैं और दूसरे को एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो बीइंग मुस्लिम मैं समझूंगा सामने वाले काम को, उस बंदे के काम को एक्नॉलेज भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और आगे बढ़ के कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जाएं। इंडिविजुअल एफर्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। सही। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है आपकी, किन लोगों को आप इसमें बुलाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जिनको अवेयरनेस देना चाहते हैं? मतलब ये कि हम तो ये देखते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस का माहौल तो बड़ा कॉर्पोरेट टाइप का माहौल होता है, सूट वूट टाई वाई पहन कर लोग आ जाते हैं और उसमें बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। मतलब अवेयरनेस तो आम लोगों को देनी है, तो इस आम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप क्या करते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ से आप बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यानी जो हमारा हिदाया का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने 3 चीज़ों के ऊपर मेनली काम करना है। यानी ब्रॉडर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 3 हैं। एक तो ये कि हमने ह्यूमन रिसोर्स की यानी समझ लें ब्रेन क्या कहते हैं करने हैं चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करनी है, उनकी ब्रेन स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनको एक अवेयरनेस देनी है। तो एक हमारा पर्टिकुलर काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर होगा। दूसरा जो हमारा काम है, दूसरा जो हमारा बिगर एस्पेक्ट है वो ये है हमारा काम कि हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट्स के ऊपर काम करना है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कि जी बैंकिंग की सर्विसेज और इस तरह करके लोगों की उस तक रसाई करना और इस तरह का काम। तो ये हमने एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की अपनी जो भी कोशिश है वो करनी है। और तीसरा काम हमारा ये है कि जो हमने यानी इनेबलिंग इन्वायरमेंट थोड़ी सी क्रिएट की है कि लोगों को कुछ फाइनेंसेस वगैरह हासिल हो सकें और फिर स्किल डेवलपमेंट कहीं से की है या कहीं से किए हुए RCIB से या किसी और यूनिवर्सिटी वगैरह से जो लोग मिले हैं हमें, उनके लिए हमने न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ सोच कर और उनको देने हैं कि ये हलाल बिज़नेस के एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें किस तरह से वो प्रैक्टिकल काम करें, उनकी हैंड होल्डिंग, उनके साथ उनके बिज़नेस की मेंटेनेंस को यकीनी बनाना, ये हमने उनके साथ मिलकर करना है। तो ये हमारे यानी हिदाया के 3 बड़े काम हैं जो कि उसने एज ए यानी कंपनी अंजाम देने हैं। उनमें से जिसमें हिदाया के ज़रिए हिदायत पहुंचेगी लोगों को। जी, जिसमें हिदाया के ज़रिए हिदायत पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी रह गई बात आपकी कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस जो हमने प्लान की हुई है, इसमें चीज़ ये है कि देखें ना, बैंक के लोग तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको भी पता है कि वो बड़े शीशे के कमरों में बैठते हैं और ठंडी मशीनें चलाते हैं, लेकिन बिज़नेसमैन जो है ना वो ऐसा नहीं होता। बिज़नेसमैन जो होता है उसकी तो कोई छोटी सी दुकान होती है, हो सकता है उसने कोई कपड़े की दुकान खोली हो या उसने कोई जेवरात का वो बनाया हो, कोई पीतल के जेवरात हो, कोई यानी प्लास्टिक के बर्तन हो, ऐसे हों वैसे हों, तो वो गर्मी धूप वगैरह इन सब में वो बर्दाश्त करना जानता है। तो उसको तो किसी जगह पर बहुत अच्छी चाय पिलाना या इसमें उसका यानी कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इसमें नहीं आना चाहता। लेकिन यानी हम ये चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर और वो आकर देखे कि कौन कौन सी इस्लामिक बिज़नेस की सर्विसेज जो है ना वो मौजूद हैं। इसलिए हमने ट्रेडर्स और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो कि बिजनेसमैन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं मुख्तलिफ डोमेन्स में, जिस तरह के वो काम करते हैं। कोई ज्वेलर्स एसोसिएशन होगी, तो कोई क्या कहते हैं वकीलों की एसोसिएशन होगी, क्योंकि वकीलों ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके यानी इस्लामिक बिज़नेस की तरफ लेकर जाना है और इस्लामिक बिज़नेस जिस तरह हो सके तो उनको भी। इसी तरह कोई ऑटोमोबाइल की कॉरपोरेशन होगी, तो कोई और यानी क्या कहते हैं फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेट सोसाइटीज़ होगी, और इस तरह जी डिफरेंट जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होंगी। तो हमने उन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को मुकम्मल तौर पर इसमें दावत देने की कोशिश की और उनको कहा है कि वो अगर एक डेलीगेशन की शक्ल में आएँ, वो अपने 20-25 आदमियों को लेकर आएँ एक ग्रुप की सूरत में, तो हमें उसमें यह फ़ायदा होगा कि हम उनके पूरे ग्रुप को अच्छी तरीके से अवेयरनेस उनको देने के लिए कोई 1 घंटा 1.5 घंटे का उनका पूरा टूर करवाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो इसमें हमने यानी ट्रेडर्स के डेलीगेशंस को बुलाने की कोशिश की है और उसके अलावा एक्सपर्ट्स को बुलाने की कोशिश की है कि एक्सपर्ट के साथ ट्रेडर्स के डेलीगेशंस की मुलाकात हो और वो वहाँ पर अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो अवेयरनेस है, जो उनके जहन में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको समझ सकें। इसी में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आज भी सुबह हमारी एक और जगह पर यानी एक और बहुत ज़्यादा बड़े बैंक के किसी इस्लामिक ब्रांच के या इस्लामिक सेक्टर के हेड से मुलाकात हुई। तो हमारे जहन में एक बहुत बड़ी बैंकों के बारे में एक गलत फहमी पाई जाती थी, जो कि वहाँ पर उन्होंने 5 मिनट में रफ़ा कर दी हमारी, और इससे मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुनकर कि हमारे जहन में ये ख्याल था कि एक ऐसा बैंक, जैसे सपोज़ अगर कोई ऐसा बैंक है जो कि प्योरली सारा काम ही इस्लामिक बेसिस पर कर रहा है तो वो तो अलग है, लेकिन एक ऐसा बैंक जो किसी तरफ यानी 8 ब्रांचें उसकी कन्वेंशनल हैं, जो कि सूद की, हाँ, या जहाँ विंडो खुली हुई है या दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो वो आखिरकार जब उसकी ट्रेजरी में फंड पूल होते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो गए तो फिर तो हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही उसने फेल कर दिया। तो ये उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया क्योंकि वो भी एक ऐसे बैंक में हैं जो कि कन्वेंशनल भी है और साथ साथ इस्लामिक भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इस्लामिक बैंक का कन्वेंशनल बैंक्स में कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इस तरह जैसे बैंक विद इन बैंक, बिल्कुल ट्रेजरी भी अलग है, ट्रेजरी भी अलग है, बजट भी अलग है, हर चीज़ अलग है। मतलब ये कहीं से भी पूल नहीं होता, सूदी मनी के साथ ये कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें उनसे मिलके क्लियर हुआ, मतलब आप इंडस्ट्री के लोग हैं, आपको भी उनसे मिलके क्लियर। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं ताकि जो इस तरह की क्वेश्चंस हैं, चीजें इस्लामी बैंकिंग के बारे में, जो अब ये चीज उनको मालूम थी, हमें नहीं मालूम थी, और हम इसके हवाले से बातें कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो कि मिथ्स बन गई हैं कहीं कहीं, और जो कि इस्लामिक बैंक्स की या इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज की राह में या इस्लामिक समझ लें बिज़नेस की राह में एक बड़ी रुकावट मैं समझता हूँ, क्योंकि आपकी बातें भी इस तरह की थी कि जैसे सपोज ज़ाहिर है ये एक कॉन्सेप्ट है कि लोग इसके ऊपर चल नहीं पा रहे, उनको मुश्किल ये पेश आ रही है कि वो कैसे चढ़ें इस राह पर, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल दोनों एक चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें, ठीक है ना। तो हमें भी यही महसूस होता था, और बीइंग ए पर्सनल कि जो हम इसमें काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ये महसूस होता था कि वो तो ट्रेजरी में जाकर एक हो जाते हैं सारे। तो ये बात हमारी आज वहाँ पर क्लियर हुई और हमें बहुत इत्मीनान भी हुआ, और साथ में हमें लोगों को बताने के लिए और लोगों को चीज़ें जो उनके जहन में हैं उनको क्लियर करने के लिए एक एवेन्यू भी सामने आया कि हमने कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। उसमें आम लोग जो इस सर्विस को हासिल करना चाहते हैं हम उनको बुला रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप एक्सपर्ट्स से मीटिंग करें। उसके अलावा बैंक्स भी वहाँ होंगे तो बैंक से मीटिंग करें, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछें और वो जवाब से डायरेक्ट पूछें। अब्दुल राफे साहब, 1 मिनट आपके पास, आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आम वॉक ऑफ लाइफ से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें आएँ। इसमें पहले 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है और साथ में हमने एक्सपो का भी इंतज़ाम किया हुआ है। वहाँ पर लिटरेचर मौजूद है, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल पे उन कंपनीज़ के, उन बैंकर्स के सीजन बैंकर्स मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन करें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपना फीडबैक दें, और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो इश्यूज़ हैं जो उनके जहन में आते हैं डायरेक्ट कंसर्न बंदों से बात करें। क्योंकि हमारा साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सही बात सही बंदे से नहीं पूछते तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सही बात आप गलत बंदे से पूछेंगे फिर भी गलत है, और गलत बात सही बंदे से पूछेंगे वो भी गलत है, दोनों सूरत में जवाब नेगेटिव आता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इस हवाले से कि आएँ, डिस्कस करें, कॉन्टैक्ट नंबर लें, और ये कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बावजूद हम उन लोगों के साथ आप राब्ते में रहें
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे भी राब्ते में रह सकते हैं। अगर कोई शरिया एडवाइज़र के हवाले से या कोई इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई मेंटोरिंग की ज़रूरत है, वो आप हमें करें। हम आपको मेंटोर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो लोग मेंटोरिंग कर सकते हैं, जो काउंसलिंग आपकी कर सकते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हम उन तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, आपको रेफ़र कर सकते हैं उन तक। इस हवाले से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कराची के लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अपने तौर पर कोशिश हम करते रहेंगे। जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे आज के दोनों मेहमान जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी रही। इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 20 और 21 जून को कराची के एक होटल मैरियट में मुनक़्क़िद हो रही है। मेरी भी दरख्वास्त है, बहुत सारी चीज़ें इनसे मिलकर क्लियर हुई हैं, इनसे बात करके क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाकर क्लियर होंगी। इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से, इस तरह के एक्सपोज से इस्लामिक बैंकिंग को जो तक़वियत मिल सकती है, उसमें आइए, इस्लामिक बिज़नेस को सपोर्ट कीजिए, उन सारे लोगों को सपोर्ट कीजिए कि जो इस्लामिक बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, इस माशरे में इस्लामी क़दरों का फ़रोग़ चाहते हैं। अपने मेज़बान शकील ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।